Very good morning, everyone. Today we will discuss, first of all, the topic अपठित गद्यांश. आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. This is not new topic for you, but even then we will discuss because you are going to appear in the board examination in the final year. So this topic will come in the CBSE examination for 10 marks. 5 marks each. आपको 2 comprehensions दिए जाएंगे, 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे और वो 5 मार्क्स के रहेंगे. आपको उनको अटेम्प्ट करना होगा. ये आपके MCQ बेस्ड होंगे और अगर MCQ बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, इवन देन यू कैन फाइंड आउट दैट आंसर after reading the passage. This is not new because you are doing it in the Punjabi language, you are doing in English language. So I hope you can cope up with the question. So first of all, we will discuss about it, how you uh, have to attempt this question, right? Some students, they always join very late. It is difficult to admit them while the lecture. सबसे पहले अपठित का शाब्दिक अर्थ है कि जो पहले नहीं पढ़ा गया है, जो आपकी बुक के चैप्टर में से रिलेटेड नहीं है, जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, उसे अनसीन पैसेज भी कहते हैं. दैट यू नो वेरी वेल. आपने इंग्लिश में, पंजाबी में भी पहले ये सब किया है और पाठ्य पुस्तक में से ये नहीं लिया गया होता है. ये आपको कहीं से भी दे दिया जाएगा और आपको पढ़ के आपको आंसर्स ढूंढने होंगे दिए गए प्रश्नों के. तो 10वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार अपठित गद्यांश को हल करने के लिए हमें दिया जाएगा और उस समय हमें कौन सी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है. सबसे पहले कि दिए गए गद्यांश को अच्छी तरह से 1-2 बार पढ़ लेना है. जल्दबाजी नहीं दिखानी, क्योंकि जल्दबाजी करने से हमारे कई आंसर्स गलत हो सकते हैं. फिर उसके मूल भाव को समझना है कि उस गद्यांश में किस बारे में बात हो रही है, क्या कहा गया है. जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके प्रश्नों को भी एक बार मेरे अनुसार पढ़ लीजिए. उनके संभावित उत्तरों को पैसेज में से, गद्यांश में से आप अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए और जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं उनके उत्तर सरल भाषा में अपने शब्दों में व्यक्त करने चाहिए. ये नहीं कि पैसेज में से सेम लाइन उठाकर ही आप उसको एज इट इज ही आंसर बना के लिख रहे हो. आपको उसे अपने शब्दों में लिखना होगा. और अगर आपको विकल्प दिए जाएंगे, मान लो कि आपको कोई प्रश्न दे दिया जाता है, उसके ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो उन विकल्पों को भी बहुत सावधानी से आपने पहले पढ़ना है. फिर उसके अनुरूप ही आपने उसको दिए गए गद्यांश के अनुरूप उसका उत्तर चुनना है. और जो भी आपको प्रश्न दिए गए हों उनके उत्तर आपने बिल्कुल सीधे देने हैं, संक्षिप्त देने हैं, छोटे देने हैं और सटीक देने हैं. वो सही भी होने चाहिए. ये नहीं कि प्रश्न कोई है और आप उत्तर में कोई और ही बात कर रहे हो. उनमें अनावश्यक बातों का विस्तार, उदाहरण आदि का हमें प्रयोग नहीं करना होता है, क्योंकि हमें जो भी पूछा गया है केवल उसके अनुसार ही हमें उस प्रश्न का उत्तर देना होता है. और यदि हेडिंग, शीर्षक दिया जाए, देने से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि हेडिंग चुनो, शीर्षक दो, तो वह बिल्कुल छोटा हो और गद्यांश के मूल भाव से संबंधित हो. बहुत बड़ा ये नहीं हो सकता, पूरा वाक्य नहीं हो सकता है. बहुत लंबे कुछ ज्यादा शब्दों का प्रयोग करके आप शीर्षक नहीं बनाओगे. शीर्षक हमेशा 2 या 3 या 4, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा लंबा शीर्षक नहीं होगा और वह भी गद्यांश के अनुरूप ही आप लिखोगे. और आओ अब हम एक गद्यांश को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर इसको सॉल्व करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि आपको एग्जाम में इसे किस तरह से करना है. जस्ट अ मोमेंट. एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर गद्यांश लिया है कि यदि हमारे वृक्ष स्वस्थ हैं तो निश्चित मानिए कि हम भी स्वस्थ हैं.
हमें तो प्राणवायु उन्हीं से मिलती है। इसको ध्यान से आप सुनिए ताकि आप प्रश्नों को जान सकें और उनके उत्तर ढूंढ सकें। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या उन्हें देते हैं और वे बदले में ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन की हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। और आजकल तो ऑक्सीजन का कितना महत्व बढ़ गया है ये सब हम जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसलिए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य का हर बिंदु ऑक्सीजन की उपलब्धता से अनुप्राणित है। मतलब हम सांस ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के कारण ही। भले ही ये बात हमें कल्पना लोक की लगती हो, लेकिन ये वैज्ञानिक प्रमाणिकता भी रखती है कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें रत्ती भर थोड़ा सा भी संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम यदि आसपास खड़े वृक्षों की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठा ले तो निश्चित मानिए हमने अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की गारंटी प्राप्त कर ली है। वृक्षों की रक्षा में ही हमारे जीवन की सुरक्षा का राज छिपा है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन जो है हजारों सोने के सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ है। कुछ विचारों वाले लोग अपने जीवन को तो चला सकते हैं। ये कौन से विचार हैं? बुरे विचार, जो उनके विचार बुरे हैं, लेकिन समाज और देश को नहीं चला सकते। करोड़ों परिवारों के सुनहरे भविष्य के बारे में वही चिंतन, मनन और सृजन कर सकता है जो व्यर्थ के लालच, लोभ व षड्यंत्रों से मुक्त हो और जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अनुचित दबाव ना हो। अब इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आपने इसका शीर्षक चुनना है। फिर हमारा स्वास्थ्य किन पर निर्भर करता है, उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया कि हमें किसकी रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठाना है, और उसके बाद हजारों सोने के सिंहासनों से अधिक मूल्यवान क्या है। For 1-2 minutes you can just evaluate। और फिफ्थ क्वेश्चन है वृक्ष हमारी प्राणवायु को कैसे सुरक्षित रखते हैं। आप इन प्रश्नों के बारे में देखिए, इन प्रश्नों को देखिए और फिर इनके उत्तर जो है वो आपने अपने पैराग्राफ में से चुनने हैं। ये वाली जो पीडीएफ है वो मैं आपके आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी और ये गद्यांश आपने फिर से पढ़ लेना एक बार और इसको आज आपने नोटबुक पर सॉल्व करना है, राइट। Now the next topic we will discuss today, अलंकार। अलंकार आपकी सिलेबस में लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपको एग्जाम में आएगा। अलंकार आपको कविताओं में से पूछे जा सकते हैं। जो कविताएं आपने की हैं अभी तक, तो कबीर की साखियां और मीरा के पद की हैं, उसमें से अलंकार पूछा जा सकता है। और फर्स्ट टर्म में हमने सिर्फ 2 अलंकार ही करने हैं PT1 में। धीरे धीरे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट टर्म्स में। ये टॉपिक आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिन बच्चों के पास 8th क्लास की बुक है उसमें ये अवेलेबल है, या कोई भी ग्रामर बुक आपके पास है उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। और अगर कोई बुक नहीं भी मिल रही है तो कोई बात नहीं, वी विल गिव यू इनफ material to practice about it, so not to get panic। सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, मतलब कि गहना। जिस तरह से शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए गहने और आभूषण का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह भाषा को सजाने के लिए कवि तथा लेखक कुछ सामग्रियों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम अलंकार की संज्ञा देते हैं। जैसे कि अलम करोति अलंकार है। अलम का अर्थ होता है भूषण, अर्थात जो अलंकृत करे, भूषित करे, उसे हम अलंकार कहते हैं। मनुष्य जन्म से ही सुंदरता का प्रेमी रहा है।
वह अपने भावों और विचारों को भी सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना चाहता है, क्योंकि जब हम अपने भावों और विचारों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो हमारी जो भाषा है वो और भी अधिक आकर्षक बनती है। एक ही बात को भिन्न भिन्न तरीके से सजा संवार कर कहना उसका स्वभाव है। जिस प्रकार आभूषणों या गहनों से आभूषित होकर कोई स्त्री अधिक आकर्षक लगती है, उसी प्रकार काव्य भी अलंकारों से आभूषित होकर अत्यधिक आकर्षक हो जाता है। ये एक तत्व है, ये एक तत्व है जिससे कि हम काव्य में सौंदर्य पैदा करते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे एक सुंदर स्त्री गहनों को धारण करके अपनी सुंदरता को बढ़ाती है, वैसे एक कवि अपने जो काव्य को के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। और कविगण अपनी कविता का श्रृंगार भी काव्य अलंकारों से ही करते हैं। तो अलंकार जो संप्रदाय के आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा दी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि जिस साधन से भाषा के शब्द और अर्थ अलंकृत होते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। अब नेक्स्ट हम अलंकारों के बारे में के भेदों के बारे में बात करेंगे कि पहले तो हम जान लेते हैं कि अलंकारों के काम क्या है। अलंकारों के दो काम होते हैं, भावों को सजाना, उनमें रमणीयता पैदा करना, और दूसरा कि अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाना। जो हम बात अभी व्यक्त कर रहे हैं उसको बहुत अधिक प्रभावशाली बनाना। संक्षेप में कह दें कि अलंकार भाव और भाषा दोनों के ही भूषण है, मतलब उनके आभूषण है। अब अलंकारों की विशेषता क्या होती है कि अलंकार काव्य का आवश्यक, अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग होते हैं। काव्य का सौंदर्य निखर कर नहीं आता जब तक हम अलंकारों का प्रयोग नहीं करते हैं। अलंकार काव्य को रोचक और आकर्षक बनाकर उसके सौंदर्य में भी वृद्धि करता है। अलंकार काव्य में शब्द अथवा अर्थ की दृष्टि से चमत्कार एवं प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसा कि दिखाई भी दे रहा है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार, शब्द की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से, ये दोनों तरीके से ही प्रभाव पैदा करते हैं। तो अलंकार के भेद हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसको आपने याद रखना है। अलंकारों के दो भेद हैं, शब्दालंकार, शब्दों की दृष्टि से जब चमत्कार पैदा होता है तो शब्दालंकार, और जब अर्थ की दृष्टि से पैदा होता है तो अर्थालंकार। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की विषय वस्तु सहज, सुबोध, सरल बनकर आसानी से ग्रहण करने योग्य हो जाती है। और शब्दालंकार के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें, जहां पर शब्द से सौंदर्य पैदा होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। और कुछ विशेष शब्दों के कारण अभिव्यक्ति में, कुछ विशेष शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति में और भी अधिक सुंदरता बढ़ जाती है, वहां हम शब्दालंकार का प्रयोग करते हैं। और काव्य के सौंदर्य में इससे बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ये आप पहले भी 8 क्लास में कर चुके हो ये टॉपिक। काव्य की इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति से बहुत सुंदरता पैदा हो गई है, तो यहाँ पर शब्दा अलंकार है। और आगे जो है वो शब्दा अलंकार के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। जहां पर शब्द के कारण सुंदरता पैदा होती है वहां पर शब्दालंकार होता है, और इसके 3 भेद मुख्यतः माने गए हैं। इसको लर्न कीजिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मतलब जहां पर सिर्फ शब्दों का ही हेर फेर मिलता है और शब्दों से ही सुंदरता पैदा होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। ये नोट कर लीजिए, आपके PT1 के सिलेबस में ये 2 अलंकार ही आपको आएंगे। PT1 के सिलेबस में आपको ये 2 अलंकार ही एग्जाम में आएंगे, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। लेकिन जो अलंकारों के बारे में आपको साथ साथ
कविता में बताया गया है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर एक मतलब मार्क कर लो, अपनी नोटबुक पर नोट कर लो कि अनुप्रास और यमक सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण, मतलब आवृत्ति बार बार दोहराई के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब भाव ये होता है कि एक वर्ण जो है वो एक से अधिक बार आकर काव्य में सुंदरता पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यहाँ पर म की आवृत्ति बार बार हो रही है और साथ में स वर्ण की आवृत्ति भी बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले लेती हूँ, जैसे कल कानन कुंडल मोर पंख उर्पे वनमाल विराजत। इसमें क वर्ण की आवृत्ति, जैसे कल में क आ रहा है, कानन में भी क आ रहा है, कुंडल में भी क आ रहा है, और साथ में वन माल और विराजत में भी व आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, बरसत बारिद बूंद। बरसत में भी ब है, बारिद में भी ब है, और बूंद में भी ब है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कालिंदी कूल कदम की डारन, इसमें भी क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस तरह से जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस बात को अच्छे से याद कर लो, अपने मन में बिठा लो कि अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है। जहां एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बार बार वो जो वर्ण है वो रिपीट होता है, जैसे कल कानन कुंडल मोर पंख उर पे बनमाल विराजत है। जैसे क की आवृत्ति बार बार हो रही है, ब की आवृत्ति बार बार हो रही है। उसके बाद है नंबर 2 पर बात करते हैं हम यमक अलंकार की। नंबर 2 पर बात करने हैं। पहला है हमने कौन सा किया, अनुप्रास अलंकार। अब हम यमक अलंकार की बात करेंगे। और सबसे पहले अलंकार की क्या परिभाषा है, इसके बारे में हमने बात की है। फिर उसके दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहां शब्दों से सुंदरता पैदा होती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, जहां अर्थों से सुंदरता पैदा होती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। फिर शब्दालंकार के आगे 3 मुख्य भेद माने गए हैं, अपने मन में याद कर लो, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अभी आपने अनुप्रास और यमक के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि PT1 के सिलेबस में ये 2 अलंकार आपको पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार की क्या पहचान है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं? जहां पर एक ही शब्द की 2 या अधिक बार आवृत्ति हो, मतलब शब्द एक ही होगा, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। जहां एक ही शब्द की 2 या अधिक बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब वो बार बार आता है, वहां पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। अब कैसे, उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे, राइट? जैसे मैं ले लेती हूँ, और उनके साथ में साथ उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार आता है। एक बार फिर से समझो कैसे इसकी पहचान करनी है। जहां एक ही शब्द की 2 या अधिक बार आवृत्ति हो, किंतु उनके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो, उनके अर्थ मीनिंग जो है वो भिन्न भिन्न हो। एक शब्द किसी पंक्ति में 2 बार आए या 3 बार आए, लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग अलग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एक यहाँ पर मैंने लाइन ली है, जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती थी। इस पंक्ति में आए पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार, मतलब वो 3 बार खाती थी।
और दूसरे 3 बेर का अर्थ है कि 3 बेर के दाने खाती थी। और यहाँ पर अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है। जैसे और एक उदाहरण ले लो, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। पहले यहाँ पर घटा का अर्थ है, पहली बार जो घटा है उसको हम कहेंगे बादल। काली घटा, काली काली घटाएं छाई हैं आकाश में, यहाँ पर बादल है। और घमंड घटा मतलब घमंड कम हो गया। घमंड घटना मतलब कम होना। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। और भी कुछ उदाहरण मैं आपके लिए यहाँ पर बताती हूँ। जैसे एक उदाहरण आप पहले भी एक क्लास में कर चुके हो, शायद आपको याद हो। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। अब इन पंक्तियों में कनक शब्द बार बार आया है। पहले जो कनक शब्द आया है उसका अर्थ है सोना। पहले जो है कनक कनकते 100 गुनी, पहले जो कनक है उसका अर्थ है सोना। और दूसरी बार जो कनक शब्द आया है उसका अर्थ है धतूरा, नशीला पदार्थ। धतूरा किसे कहते हैं? नशीले पदार्थ को कहते हैं। तो कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यमक अलंकार यहाँ पर आ जाता है। मतलब जिसके पास धन आ जाए उसमें भी अभिमान की भावना आ जाती है, उसमें अभिमान की भावना आ जाती है और वो पागलों जैसा व्यवहार करता है। और जो नशीला पदार्थ जो है उसका सेवन करता है वह तो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता और वह भी पागलों जैसा व्यवहार करता है। तो कनक जो है शब्द 2 अर्थ दे रहा है। पहली बार वो सोने का अर्थ दे रहा है और दूसरी बार वो धतूरे का अर्थ दे रहा है। और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि माला फेरत जुग बया। माला फेरत जुग बया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ पर मन का आ रहा है, तो यहाँ पर मन का डार दे और मन का दूसरी बार फिर से मन का शब्द आ रहा है। तो इस उदाहरण में मन का शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में हुआ है, पहली बार, और तीसरी आवृत्ति में मन का शब्द का अर्थ है हृदय का। ठीक है, पहले मन के का अर्थ है मोती और दूसरी बार जो अब फिर दोबारा आ रहा है उसका मतलब है कि मन का हृदय का। और दूसरी और चौथी आवृत्ति में मन का शब्द का अर्थ है माला का दाना। मतलब माला का दाना मन का है, कहा गया है, और जो फिर उसके बाद आता है उसका अर्थ है हृदय का। तो इस शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है और अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये सब उदाहरण जो हैं इसको समझ के आपने अच्छी तरह ये दोनों अलंकार अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर लेने हैं। और एक छोटी सी वर्कशीट इससे रिलेटेड मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आप उसको अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना प्रैक्टिस के लिए, और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि अलंकारों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आज के 2 टॉपिक हो गए हैं। नंबर 1 जो है वो अपठित गद्यांश और नंबर 2 जो है वो अलंकार। तो इसके साथ आज आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। और एक वर्कशीट और एक गूगल फॉर्म, 10 मार्क्स का गूगल फॉर्म और 15 मार्क की पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। गूगल फॉर्म आप उसी टाइम सॉल्व करके सबमिट कर देना और पीडीएफ आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस के लिए। वो पूरी तरह आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पर ही बनाई गई है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और उसको करने से पहले अकॉर्डिंग टू मी very honestly you must revise the syllabus। ये नहीं है कि आपको गूगल फॉर्म दिया है या वर्कशीट दी है तो आप उसको देख देख के सॉल्व कर रहे हो, नकल लगा के सॉल्व कर रहे हो। इस तरह से करने का कोई फायदा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मी you must attempt that Google form like a test and the PDF फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आराम से अपने कमरे में बैठो, उसे सॉल्व करो और देखो। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कोई आंसर आता होगा तो पैनिक नहीं होना है, उसको मार्क कर लो कि ये टेस्ट पेपर में मैम ने डाला है, मुझे नहीं आता है, तो आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि
कोई डिसऑनेस्टी नहीं दिखानी है और ना ही वो पीडीएफ मैम को भेजनी है, कोई नीड नहीं है उसको भेजने की, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, गूगल फॉर्म ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा और वो जो पीडीएफ है वो प्रैक्टिस के लिए आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Now if you have doubt you can ask me.